नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके अभ्यास प्रश्न को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भिन्नार्थक शब्द से संबंधित अभ्यास प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि भिन्नार्थक शब्द होता क्या है। यहाँ पर आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से 3 विकल्प जो है वो अर्थ के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं, जबकि कोई एक विकल्प ऐसा है जो अर्थ के आधार पर अन्य तीनों विकल्प से अलग है, यानी भिन्न अर्थ रखता है। उसी का चयन करना है। तो यहाँ पर आप विकल्प बी देखिए, लिखा है अनिल। अनिल का जो अर्थ होता है वो होता है वायु, हवा। और जो अन्य 3 विकल्प हैं जैसे पावक, अनल, कृषाणु, ये सभी अर्थ के आधार पर अग्नि से संबंधित हैं, यानी इनका जो पर्यायवाची है वो क्या है, अग्नि है। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प बी। यहां पर अनिल जो है ये भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है कि समूहार्थक शब्द को चिन्हित करिए। यानी इन चारों विकल्प में से एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ किसी समूह को प्रकट कर रहा हो। तो यहां पर विकल्प डी देखिए, भीड़, ये समूहार्थक शब्द है। इसलिए प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछ रहा है कि नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। यानी यहां पर नग के अनेकार्थक शब्द दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प ऐसा है जिसका अर्थ नग से संबंधित नहीं है। तो यहां पर पहली बात देखिए, नग का अर्थ होता है पर्वत से, नग का अर्थ होता है सूर्य से, सर्प से, वृक्ष से। यहां पर विकल्प डी हाथी दिया है, इसका संबंध नग से नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प डी। याद रखिएगा, नग के अनेकार्थी शब्द क्या क्या हमने बताया आपको, पर्वत है जो कि विकल्प में दिया है, सूर्य है, सर्प है और वृक्ष है। ये भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए, पूछ रहा है इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। यहां पर नहीं पर ध्यान रखिएगा, यानी इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प ऐसा है जो मूक के अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा, मूक का अनेकार्थक शब्द कौन कौन सा होता है, गूंगा है, चुप है, विवश है, अवाक है। यहां आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी, यानी शांत जो है ये मूक के अनेकार्थक शब्द में नहीं आता है। चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी, शांत। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 देखिए, पूछा जा रहा है कि जल, प्राण और पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो आपका सही जवाब होगा जीवन का, यानी जीवन का अनेकार्थी शब्द क्या है, जल है, प्राण है, पुत्र है। यानी प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा विकल्प डी, जीवन। अगला देखिए, अगला अभ्यास प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, सिर से पानी गुजर जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आपका जवाब होगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। यानी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी सिर से पानी गुजरना का मतलब क्या है, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है आंखों का तारा होना, इसका अर्थ क्या होगा। तो आपका सही जवाब होगा बहुत प्रिय होना। यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प सी, बहुत प्रिय होना। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है कि बाल की खाल निकालना, इसका अर्थ क्या होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, बहुत छानबीन करना। यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है आसमान पर दिए जलाना, इसका अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि वीरता या साहस का कार्य करना। यानी प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 देखिए, पूछा जा रहा है वेद वाक्य मानना, इसका अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है प्रमाणित बातों को मानना। वेद वाक्य मानना का मतलब क्या है, प्रमाणित बातों को मानना। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ क्या है। तो आपका मतलब होगा रहस्य की बात तत्काल जानना। यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न का उड़ती चिड़िया पहचानना का मतलब क्या है, रहस्य की बात तत्काल जानना। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 देखिए, पूछ रहा है कि गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान, इसका अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी काम हमें जानकारी प्राप्त करके ही करनी चाहिए। तो चलिए इसका विकल्प देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा विकल्प सी, जानकारी प्राप्त करके ही कोई काम करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 देखिए, लिखा है छप्पर पर पूछ नहीं, ड्योढ़ी पर नाच, इसका अर्थ क्या होगा। इसका मतलब होता है दिखावटी ठाट बाट होना, वास्तविकता में कुछ न होना। यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि गए थे रोजा छुड़ाने, गले नमाज पढ़ी, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका मतलब है सुख प्राप्ति के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं और आपके पीछे दुख पड़ जाए, ठीक है।
यानी सुख के लिए कोई आप प्रयत्न कर रहे हो और दुख का सामना करना पड़ जाए तो इसको कहते हैं गए थे रोजा छुड़ाने, गले नमाज पढ़ी। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, यहां पूछा जा रहा है आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका सही विकल्प क्या होगा? डी विकल्प आपका सही होगा। वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना, यह अर्थ होता है आंखों में गड़ने मुहावरे का। यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है एक लोकोक्ति दी गई है, उसका अर्थ पूछा जा रहा है। लोकोक्ति क्या है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होता है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछ रहा है उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है मर जाना। यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13 देखिए, लिखा है उठा न रखना का तात्पर्य क्या है? तो आपका जवाब होगा कोई कसर न रखना। यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, लिखा है एक आंख से देखना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है समान भाव से देखना। यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 देखिए, लिखा है एक लाठी से सबको हाँकना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है सभी के लिए समान नीति अपनाना या सभी के साथ समान व्यवहार करना। यह अर्थ होता है एक लाठी से सबको हाँकने का। यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए लिखा है खरी खरी सुनाना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है साफ साफ कहना। यानी प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, लिखा है खरी खोटी सुनाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भला बुरा कहना। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18 देखिए, यहां पर एक लोकोक्ति दी गई है, उसका अर्थ पूछा जा रहा है यह मुंह और मसूर की दाल का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है अपनी औकात से बढ़कर बात करना। यानी प्रश्न संख्या 18 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा झूठी रईसी दिखाना। यानी प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20 देखिए, लिखा हुआ है नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि बुराई का प्रचार अच्छाई की तुलना में दूर तक और ज्यादा होता है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, लिखा है गंगा नहाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा कठिन कार्य पूर्ण करना। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22 देखिए, लिखा है न 3 में न 13 में, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जो किसी गणना में न हो उसको कहते हैं न ये 3 में है न 13 में है। यानी प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23 देखिए, लिख रहा है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है प्रतिष्ठा चले जाने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। यानी प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अगला देखिए अगला अभ्यास प्रश्न है वर्तनी से संबंधित। प्रश्न संख्या 1 देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। ये जो महत्व है इसमें जो आधा त है ये 2 रहता है, आधा त। यहां देखिए एक्सप्लेनेशन में उसको लिख के भी दिखाया गया है। यानी प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी ये जो महत्व लिखा है ये अशुद्ध है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहां पर देखिए विकल्प बी देखिए, यहां पर निरापराध नहीं होता है, यहां पर निरपराध होना चाहिए। यानी र पे जो आ की मात्रा है ये आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, निरपराध होना चाहिए। यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प बी। देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो यहां पर विकल्प डी देखिए, लिखा है हस्ताक्षेप, जबकि हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। यानी जो त पे आ की मात्रा है ये आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछ रहा है शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध लिखा है? तो यहां पर विकल्प सी देखिए, अभ्यस्त, यानी आधा भ और आधा छोटा स रहेगा, ये बिल्कुल शुद्ध है। यानी प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न 5, पूछ रहा है सही वर्तनी शब्द का चयन करिए। तो यहां पर देखिए
यहां विकल्प बी देखिए, श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। यानी यहां पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यदि आप अन्य विकल्पों की भी सही वर्तनी देखें तो जो विकल्प ए में अवनति लिखा था यानी आधा न और पूरा न लिखा था, यह गलत था। यहां पर अवनति होगा सही, यानी अ व न और त पे छोटी की मात्रा। इसी प्रकार से विकल्प सी देखिए, लिखा है मुश्किल, यहां जो बड़ा श है ये आधा बड़ा सा रहेगा और उसके पहले से छोटी की मात्रा लगेगी, फिर सही वर्तनी बनेगी मुश्किल। विकल्प डी देखिए, मात्र भूमि लिखा है, यहां पर त्र नहीं होगा, त के नीचे र लगा रहेगा, तब सही होगा मात्र भूमि, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है कवियत्री का शुद्ध वर्तनी क्या है, मतलब शुद्ध वर्तनी कौन सी लिखी है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कवि का जो स्त्रीलिंग है वो कवित्री होती है, लेकिन ये वर्तनी में भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये प्रश्न देखने को आज मिल रहा है, तो इसकी सही वर्तनी क्या होगी, विकल्प डी सही हो जाएगा। क व य पे छोटी की मात्रा ई और त्र पे बड़ी की मात्रा रहेगी, तब प्रोनाउंसिएशन होगा कवियत्री, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, यहां पर जो अंडरलाइन लिखा हुआ है जिस शब्द के नीचे, उसकी सही वर्तनी देखना है। लिखा है महात्म्य, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। यहां पर म पे आ की मात्रा मा, ह पे आ की मात्रा हा, फिर आधा त और आधा म, फिर यह रहेगा, तब होगा महात्म्य, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा विकल्प बी, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8 देखिए, यहां पर उच्च श्रृंखलता के नीचे अंडरलाइन है, इसकी शुद्ध वर्तनी को देखना है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। छ के नीचे र रहता है और ऊपर बिंदी रहती है, तो बनता है उच्च श्रृंखलता, यानी उ, छोटा उ, आधा च, फिर छ पर नीचे र, ऊपर बिंदी, ख ल ता, उच्च श्रृंखलता, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा विकल्प सी, याद रखेंगे, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, लिख रहा है ये जो कवित्री है इसका पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही शुद्ध रूप में लिखा गया है, तो अभी आपने पढ़ा है कवियत्री होता है, यानी क व य में छोटी की मात्रा ई और त्र में बड़ी की मात्रा, तो यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, यानी 9 का सही आंसर क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, पूछ रहा है यहां पर श्रुति लिपि, इसमें जो सही वर्तनी है वो कौन सी है, तो यहां पर देखिए विकल्प डी सही हो जाएगा। श्रुत लिपि होता है, श्रुति नहीं होता है, श्रुत लिपि, यानी विकल्प यहां पर प्रश्न संख्या 10 का डी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि दुष्चरित्र, ये सही वर्तनी कौन सी है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है। द में जो है वो छोटे उ की मात्रा रहती है, आधा बड़ा श और फिर चरित्र लिखा होता है, यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द चुनिए, तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। 12 का सही जवाब होगा विकल्प सी, बड़ा सा, ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए अन्य विकल्पों में ये जो गंगा और बीच में योजक चिन्ह लिख के जल लिखा है ये गलत है, गंगा जल एक में होना चाहिए, बेबुनियाद भी एक में होना चाहिए, चौपाया भी एक में होना चाहिए, इसलिए ये तीनों विकल्प अशुद्ध हैं और यहां सही शुद्ध शब्द है बड़ा सा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी चुनिए, यहां पर देखिए विकल्प सी सही हो जाएगा, शमशान होता है, यानी आधा बड़ा श, फिर म, फिर बड़ा श आ की मात्रा और न, यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए यहां पर अध्ययन के नीचे अंडरलाइन है, यानी इसकी शुद्ध वर्तनी देखना है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अध्ययन कैसे लिखा जाता है, अ, आधा ध, य, फिर न, याद रखिएगा यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा विकल्प बी, और आप अध्ययन करते हैं इसलिए अब अध्ययन संबंधित वर्तनी कभी गलत नहीं होनी चाहिए। 14 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15 देखिए, लिखा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो चलिए विकल्प ए को देखिए, लिखा है सर्वोत्तम, यहां जो त लिखा है इसके पहले एक आधा त होना चाहिए तब यह सही होता, यह अशुद्ध है। अगला लिखा है संसारिक, क्या होता है, सांसारिक होता है, यानी स पे आ की मात्रा और ऊपर बिंदी, सान सा, फिर जो स रहेगा उस पे आ की मात्रा, र में छोटी की मात्रा और क, सांसारिक होता है, ठीक है, इसलिए यह भी अशुद्ध हो गया। अगला देखिए
यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। सच्चिदानंद होता है, यानी च के पहले एक आधा च भी रहता है और फिर द पे आ की मात्रा और नंद। यहां पर विकल्प डी क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि जो कीर्ति लिखा है यहां पर त में छोटी की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा विकल्प सी, सच्चिदानंद सही वर्तनी लिखा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछ रहा है कि इसमें से कौन से शुद्ध वर्तनी है, तो यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ऊपरी लिखित। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, देखिए यहां पर एक वाक्य को 3 भाग में ब्रेक किया गया है और पूछा जा रहा है किस भाग में त्रुटि है, और यदि इन तीनों भाग में त्रुटि नहीं है तो चौथा विकल्प चुनिए कि कोई त्रुटि नहीं है। तो पहले वाक्य को पढ़िए। लिखा है इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। देखिए पुस्तक का विकास नहीं होता है, यानी पुस्तक के विकास में शिक्षाविद और अध्यापक और भाषा शास्त्री सहयोग नहीं करेंगे, पुस्तक के लेखन में ये लोग सहयोग करेंगे। यानी प्रश्न संख्या 17 का जो ए विकल्प है उसमें विकास की जगह पर लेखन होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, देखिए यहां पर भी एक वाक्य दिया गया है और पूछा जा रहा है किस पार्ट में त्रुटि है। लिखा है पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, तो यहां पर देखिए पार्ट ए में त्रुटि है, यहां पर होना चाहिए पुलिस की कार्यवाही द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। यानी प्रश्न संख्या 18 के विकल्प ए में त्रुटि है, इसलिए विकल्प ए आपका आंसर होगा। यहां सही क्या होना चाहिए? पुलिस की कार्यवाही द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो यहां पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रतिनिधि जब आप लिखते हैं तो प्र त में छोटी की मात्रा, न में भी छोटी की मात्रा और ध में भी छोटी की मात्रा होती है। यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा 19 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, देखिए यहां पर अत्याधिक में नीचे अंडरलाइन किया गया है और पूछा जा रहा है कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ये देखिए जो य में आ की मात्रा लगी है ये अशुद्धि है, क्या होना चाहिए? अत्यधिक होना चाहिए। यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा विकल्प ए सही हो जाएगा। यहां पर अत्यधिक होगा अ आधा त य और ध में छोटी की मात्रा और क, अत्यधिक। इस प्रकार 20 प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए होगा। अगला देखिए, अगला जो अभ्यास प्रश्न है ये लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित है। प्रश्न संख्या 1 देखिए, पूछा जा रहा है वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा यहां पर विकल्प डी आपका आंसर होगा, दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। जिन लोगों ने ई दृष्टि के जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला चलाई गई थी उसको कवर किया है उनको निश्चित तौर पर याद होगा, इसको पूरा इलेबोरेट किया गया था। ये जो सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ये हिंदी भाषा के लिए मिला है। मैंने आपको वहां पर अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले का नाम बताया था और उनके उपन्यास का नाम क्या था? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। क्या नाम था? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को, और संस्कृत भाषा के लिए किसको मिला था? तो याद रखिएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, जिनको विनय के नाम से भी जानते हैं, उनको संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला था। और यह कब प्रदान किया गया था? दिसंबर 2021 में। याद रखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है वो उसको कवर भी कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, देखिए पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा यहां पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो भोजपुरी है ये भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं हैं उसमें भोजपुरी शामिल नहीं है, इसलिए आपका प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपका सही जवाब होगा चंद्रशेखर कंबार। यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, देखिए पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो आपका सही जवाब होगा 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प बी। याद रखिएगा 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार वालों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही आंसर होगा डी। 1968 में हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। याद रखिएगा ये जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया था ये सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चितंबरा के लिए दिया गया था। यहां पर अप्रत्यक्ष तौर पर भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछ रहा हिंदी भाषा के लिए
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए ये प्रश्न आ भी गया, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में उनकी कृति चिदंबरा के लिए पहला हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो यहां पर याद रखिएगा विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। भारत भारती पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि हिंदी के किस कवि या लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। काशीनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछ रहा है कि बिहारी पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। याद रखिएगा के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, पूछा जा रहा है किस पुरस्कार को केवल राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा बिहारी पुरस्कार केवल राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा विकल्प सी बिहारी पुरस्कार। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि भारत भारती सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह भारत भारती सम्मान प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान है। याद रखेंगे यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, पूछा जा रहा है वाचस्पति पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को प्रदान किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा संस्कृत भाषा के लेखकों को वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा विकल्प डी संस्कृत। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है, और इसकी स्थापना कब की गई? 1991 में। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य में प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले कौन है? तो आपका सही जवाब होगा हरिवंश राय बच्चन, यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा विकल्प ए। हिंदी साहित्य में जो प्रथम सरस्वती सम्मान है वो किसको दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा नहीं दिया जाता है, इसलिए प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, और जो अन्य तीनों पुरस्कार हैं वाचस्पति पुरस्कार जो कि संस्कृत भाषा के लेखकों को, सरस्वती पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाता है, यानी प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कौन सा पुरस्कार व्यंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा शरद जोशी सम्मान, यानी प्रश्न संख्या 17 का विकल्प डी सही हो जाएगा। शरद जोशी सम्मान व्यंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला देखिए अगला जो अभ्यास प्रश्न है ये संधि से संबंधित है। पहला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है महर्षि में कौन सी संधि है? जब आप महर्षि को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? महाधन ऋषि। महा का जो ये पहला पार्ट है इसमें अंत में क्या मिल रहा है आपको? आ मिल रहा है, ह में आ की मात्रा इसलिए आपको आ मिला, और जो दूसरा पार्ट है उसमें जो पहला वर्ण है वो क्या है? री है, यानी आ और री जब मिलते हैं तो गुण संधि क्या कहती है? ये अर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या बना? महर्षि। इसलिए महर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि है। जिनको संधि से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो प्लेलिस्ट में जाकर संधि पूरी कंप्लीट कराई जा चुकी है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसको जाकर वहां पर आप कंप्लीट कर लें, आपकी संधि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहां पर अन्वेषण का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो ये देखिए अगर आप इसका विकल्प सी देखिए तो यहां पर लिखा है अनुधन एषण,
यहां पर पहले पार्ट में आपको जो न है उसमें छोटे ऊ की मात्रा है, यानी आपको पहले पार्ट से छोटा ऊ मिला, और जो दूसरा पार्ट का पहला वर्ण है वो है ए। तो यण संधि का रूल क्या कहता है, जो न है ये आधा हो जाएगा और वह पे ए की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अन्वेषण। यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, यहां पर लिखा है उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो जब आप उज्ज्वल को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है, उत धन ज्वल, इसलिए कौन सी संधि होगी, इसमें व्यंजन संधि होगी। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प बी। व्यंजन संधि को अच्छे से एलेबोरेट करके आपको बढ़ाया गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, सत धन जन, यानी प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। और ये किसका उदाहरण है, अगर पूछा जाए सज्जन किस संधि का उदाहरण है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछ रहा है दुष्शासन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प यहां पर आपका सी सही हो जाएगा, दुह धन शासन। ठीक है, अगला, और इसमें पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो आपका जवाब होगा विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 6 देखिए, पूछा जा रहा है निस्संदेह में कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा यहां पर विसर्ग संधि है, आप यहां निस्संदेह को निसंदेह भी लिख सकते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प सी। इसको डिटेल में बताया भी गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी। नितांत जो है इसमें विसर्ग संधि नहीं है, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछ रहा है कि निराशा शब्द में कौन सी संधि है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसमें विसर्ग संधि है। जब निराशा लिखा है तो उसको जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं, निह धन आशा। ठीक है, निह धन आशा, तो क्या बनता है, निराशा, इसलिए कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। क्यों, क्योंकि जब आप सदाचार का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा सत धन आचार, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा विकल्प डी। यदि आप अन्य विकल्पों को देखें तो जैसे सदैव लिखा है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सदा धन एव, ये कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। यदि आप विकल्प बी को देखिए, मनोरथ है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन रथ, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। इसी प्रकार विकल्प सी को देखिए, लिखा है निर्गुण, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, निह धन गुण, तो ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है द्वावपी में कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो यहां पर विकल्प बी देखिए, लिखा है द्वा धन अपी, यानी जो पहला भाग है इससे आपको अ मिल गया और दूसरे भाग का जो पहला वर्ण है वो है अ, यानी अ के साथ जब आपको अ मिल गया तो अयादि संधि का रूल क्या कहता है, ये आव में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए जो संधि बनी वो क्या बनी, द्वावपी। क्लियर है, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि जो अत्यधिक है इसमें कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद है इन विकल्पों में। तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, अति धन अधिक, ये सही संधि विच्छेद है, यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तब आपका जवाब क्या होगा, इसमें यण संधि है। ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, यहां पर विसर्ग संधि कौन है, अगर आप पहला विकल्प देखिए निरंतर, जब आप निरंतर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, निह धन अंतर, तो यानी ये विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए यहां पर अगर आप अन्य विकल्पों को देख लें तो जो दिग्गज है और जगदीश है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और वहीं पर महिष जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13 देखिए, यहां पर लिखा है इति धन आदि बराबर इत्यादि, इसमें कौन सी संधि है। यहां पर जो पहला पार्ट है उसमें लिखा है इति, यानी त में छोटी की मात्रा, यानी आपको एक पार्ट में छोटी की मात्रा मिल गई। दूसरा जो पार्ट है उसका जो पहला वर्ण है वो है आ, यानी आपको छोटी ई के साथ आ मिल गया, तो आपको यण संधि का रूल क्या कहता है, ये या में परिवर्तित हो जाएगा और जो त में छोटी की मात्रा ये आधा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इत्यादि। क्लियर है, इसलिए प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, इसमें यण संधि है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछ रहा है कि मनोहर शब्द में संधि है, मनोहर में कौन सी संधि है। तो जब मनोहर को आप विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, मनः धन हर,
तो इसमें कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, यानी 4 कथन दिए, इनमें से कोई एक कथन गलत है, उसको फाइंड आउट करना है। पहला कथन कह रहा है कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो याद करिए, जब मैंने आपको संधि बताना प्रारंभ किया था तो सबसे पहले मैंने आपको संधि का इंट्रोडक्शन दिया था और ये आपको बताया था कि संधि होती क्या है, संधि विच्छेद क्या होता है, और जब मैंने समास पढ़ाया था तब मैंने आपको संधि और समास में दोनों कंपेयर करके बताया था। यहां पर लिखा है संधि में दो पक्षों का मेल होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को तो संधि कहते हैं। या दूसरे भाषा में आप ये कह सकते हैं कि दो वर्णों या दो पदों का जो मेल होता है उससे संधि बनती है। यानी यहां पर पक्षों का मेल नहीं होता है। प्रश्न संख्या 15 का विकल्प ए आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह कथन गलत है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसको फाइंड आउट करिए। पहला कथन कर रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है। बिल्कुल सही है, अभी इसकी चर्चा की गई। विकल्प बी देखिए, पूछ रहा है कि कह रहा है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। स्वर संधि में क्या होता है? जो दो पार्ट बनते हैं विच्छेद के बाद वो क्या होते हैं? दोनों स्वरों के मेल से ही जो विकार उत्पन्न होता है वही स्वर संधि कहलाती है। दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। यहां पर गलत कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत कथन है, तो सी कथन देखिए, पूछ रहा है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहा जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। डी देखिए, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। यह गलत हो गया। क्यों? क्योंकि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, यहां विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से विकार नहीं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 16 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। यह कथन गलत है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछ रहा है कि पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पुरस्कार को जब आप विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है? पुरः धन कार। तो ये क्या बन गया? पुरस्कार। ये कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, यानी सी विकल्प आपका यहां सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है? जब आप सदैव को विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सदा धन एव। तो यहां पर क्या है? वृद्धि संधि है, सीधे सीधे, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछ रहा है कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, तत् धन लीन। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तब आपका जवाब क्या होगा? इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, डी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि वाक्जाल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, वाक धन जाल। ठीक है, और पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो आपका जवाब होगा व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि शब्द अन्वय में कौन सा सही संधि विच्छेद है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अनुधन आय। ठीक है, इसका जब सही संधि विच्छेद है वो क्या है? अनुधन आय। और यदि पूछा जाए कि ये कौन सी संधि है तो आपका जवाब होगा यण संधि है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। इस प्रकार हिंदी के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको 2 क्लास में उसके पूरे अभ्यास प्रश्न को करा दिया गया। जो भी अभ्यास प्रश्न कराए गए हैं उनको लास्ट में जरूर रिवाइज करके जाएंगे। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।